हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज मैं एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। आज मैं पाषाण काल के मैं कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ। इन प्रश्नों को हम मिल करके करेंगे। ये एक्चुअली पिछले कुछ वर्षों में एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें एक पता लग जाए कि एक व्यू मिल जाए कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम करेंगे और इनके साथ साथ लिखा भी है कि ये प्रश्न कब कब और किस किस परीक्षा में आए। तो चलिए हम सीधे शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल क्या होता है? पाषाण काल ये मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक झलक दे देता हूँ। पाषाण काल यानी कि पत्थर का युग, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पत्थरों का करते थे। अपने सारी चीज़ों के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते थे, भले वो हथियार के लिए हो, भले वो किसी पहिए के रूप में हो, भले वो किसी चीज़ ज़मीन को खोदना हो, हर जगह ये पत्थर का ही उपयोग होता था। इसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण, ठीक, और तीसरा क्या है? नव पाषाण काल है। नव पाषाण काल है, ठीक। इसमें क्या हुआ, एक छोटी सी झलक। सबसे पुराना ये था पुरा पाषाण काल। इस काल में जब पत्थर के औजार बनाना शुरू हुए, मोटे औजार, बड़े औजार थे, बड़े बड़े पत्थरों के बनते थे, खुरदुरे होते थे, अच्छे नहीं लगते थे देखने में। लेकिन इस काल में एक चीज़ हुई जो कि हुई आग की खोज, ठीक। और जो मध्य पाषाण है, अब जो पत्थर है धीरे धीरे बेहतर बनने लगे, थोड़े थोड़े छोटे होने लगे, चिकने बनने लग गए। इस काल में लोग स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लग गए थे, परमानेंट जीवन की ओर, ठीक है। और अब आग की खोज हो गई थी। अब मध्य पाषाण में लोग क्या हुआ कि लोग धीरे धीरे शिकारी होने लग गए थे, पशुओं को पालने लग गए थे। ये जो पुरा पाषाण काल है ना, ये पुरा पाषाण काल, इसकी करीब करीब 25 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। और मध्य पाषाण काल को ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के करीब करीब आप मान लो 8,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, इसको माना जाता है। और जो नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल में अब धीरे से पहिए का आविष्कार हो चुका था, मिट्टी के बर्तन बनने लग गए थे। इसकी एज मान लेते हैं 8,000 से करीब 3,000 ईसा पूर्व, यानी सिंधु घाटी सभ्यता तक की ये आ जाती है। यहीं पर नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो जाती है। यानी पुरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी, मध्य पाषाण काल में स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई थी, लोग पशुपालन करने लग गए थे। नव पाषाण काल में धीरे धीरे करके जो पहिए का आविष्कार हो गया था, मिट्टी के बर्तन बनने लग गए थे और मनुष्य स्थायी बस्तियां बसाने लग गया था, कृषि का आविष्कार हो गया था, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और चलो हम आते हैं इनको देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? ये रहा सबसे पहला प्रश्न। इसको मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका कर लेता हूँ रेड, ताकि आपको और सहूलियत हो जाए। ये पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पुरा वनस्पति शास्त्री थे या इतिहासकार थे? इसका उत्तर देखो, इसका उत्तर बता रहा है कि ए और बी दोनों है, यानी कि भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, यानी कि दोनों। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं, इन्होंने 1863 में भारत में पाषाण काल की बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी, यानी कि खोजना शुरू किया था। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में हमें पता लगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। किसने किया था? ये किया था थॉमसन ने। थॉमसन, इसके बारे में चलो पढ़ते हैं। डेनमार्क में एक कोपेनहेगन संग्रहालय है, उसमें 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया। ये पाषाण, कांस्य और लौह युग क्या है, हमने कच्चा चक्की एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाकर इसको देखें। पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जार्गेनसन थॉमसन ने किया था, ठीक। कब किया था?
ये 1818 से 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया, ठीक है। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के अनुसार जो पाषाण, कांस्य और लौह युग है, इसका त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। ये भाई याद रखना, ये यूपीपीसीएस 2010 में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? पशुपालन का, अभी हमने आपको ऊपर ही बताया कि पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में, और ये देखो यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, ठीक। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य मिलने लग गए थे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर यानी राजस्थान के भीलवाड़ा में, यहाँ पर इसके सबूत भी मिले हैं, ठीक। अब ये कुछ विवरण दिया गया है, कुछ फैक्ट दिए गए हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्रश्न सारे कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ नीचे। चौथा प्रश्न क्या कहता है? ये मध्य पाषाणिक प्रसंगों में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कौन सा है? मतलब कह रहा है कि मध्य पाषाण के प्रसंगों में पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं वो जगह कौन सी है? अभी ऊपर बताया आदमगढ़, आदमगढ़ में मिला है, ऊपर अभी हम बता के आ रहे हैं, ठीक। तो और ये भी यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। तो मध्य पाषाणिक जो प्रसंगों में यानी मध्य पाषाण के समय में पशुपालन के प्रमाण कहाँ पर मिले थे? आदमगढ़ में मिले थे, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले, हड्डी का औजार मिला है? चौपानी मांडो, ककोरिया, मदहा या सरायनाहर, कहाँ से मिला है? तो इसका ये देखो यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से उठा के प्रश्न रख रहा हूँ। तो इसका उत्तर है सी और डी, यानी कि मदहा और सरायनाहर। ये मदहा और सरायनाहर कहाँ है? मध्य पाषाण काल के मदहा यानी कि उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ आप यूपी के मैप में जल्दी से देखिए, प्रतापगढ़ में पड़ता है मदहा। वहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग के निर्मित उपकरण मिले हैं। जी.आर. शर्मा मदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। ये जी.आर. शर्मा ने मदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया, जिसमें कि झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। इसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। जो बूचड़खाना संकुल क्षेत्र है वहाँ से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण और आभूषण बहुत बड़े पैमाने पर पाए गए। सरायनाहर से भी थोड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया मदहा और सरायनाहर, यानी कि यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? हड्डी से निर्मित आभूषण, ज्वेलरी। ये इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए सरायनाहर, ऑप्शन नंबर बी मदहा, ऑप्शन नंबर सी लेखैया, ऑप्शन नंबर डी चौपानी मांडो। उत्तर तो आपने देख ही लिया। उत्तर है इसका सरायनाहर से और मदहा से। ये यूपी आरओ और एआरओ में पूछा जा चुका है, ठीक। और इसके बारे में अभी हमने ऊपर बताया भी। अगला प्रश्न देखो, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले? एक ही कब्र यानी कि एक ही कब्र है और इससे 3 लोग इसी में एक साथ मिले हैं। कहाँ मिले हैं? दमदमा से। दमदमा के बारे, और ये एक ही कब्र में 2 से 3 कंकालें कहाँ मिलती हैं, इसके बारे में भी हमने एनसीईआरटी क्लास 6 की पुस्तक में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अभी जाइए और उसको पढ़ो अच्छे से। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में सरायनाहर है, मदहा है, दमदमा है। इसका उत्खनन हुआ है, अर्थात इसको खोदने में इसका ये जगह मिली है, हमको ये साइट मिली है, ठीक। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। यानी कि 41 जो जहाँ पर मानव या इंसान गाड़े गए थे वो शवाधान मिले हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान है, यानी कि जोड़े, कपल। यहाँ पर कपल मिले हैं 5 जगह। एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं, एक में तो 3 लोग एक ही साथ मिले हैं भाई। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिला है, ठीक है। कहाँ पर मिला है? सरायनाहर में मिला है। दमदमा, मदहा और दमदमा का उत्खनन हुआ है और दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक ये खुदाई शुरू रही, ठीक। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले?
ये हमने अभी बताया ना दमदमा से। ठीक, आगे मैं इसका ऑप्शन ढक लूँगा, ज़रा शरारत करते हो। अगला प्रश्न देखो, खाद्यान्नों की कृषि यानी कि अन्न सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? सोचो जल्दी से। अभी मैंने ऊपर भी बताया खाद्यान्न की कृषि कृषि सबसे पहले कब शुरू हुई? नवपाषाण काल में भाई मेरे, ऊपर मैंने बताया भी है। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। मानव का भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? यानी कह रहा है भारत में सबसे पहले मानव कहाँ पर मिला? नीलगिरी की पहाड़ी में, शिवालिक की पहाड़ी में, नल्लावाला पहाड़ी में, या नर्मदा की पहाड़ी में? सोचो जल्दी से। भारत में सबसे पहला मानव कहाँ मिला? ये मिला नर्मदा की पहाड़ी में। ये भी हमने एनसीईआरटी में कराया हुआ है, क्लास 6 की पुस्तक में। आप जाइए और उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी है। देखो ये पीसीएस में पूछा गया है, और ये कहाँ से आया है? सीधे कक्षा 6 के एनसीईआरटी से प्रश्न आ रहे हैं। और कहते हो कि कक्षा 6 की पुस्तक भैया पढ़ के क्या करेंगे? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनोरा यानी होशंगाबाद नाम के पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज किसने की? पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 को किया गया था। समझ पाए? चलो आगे आ जाओ। अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? पहला यानी कि मानव जीवाश्म क्या होता है कि एक तरीके से कि जैसे कि आप किसी जीव को दफना दो, आगे चल कर के उसके कुछ हड्डियाँ मिले या कुछ भी चीज़ मिले, साक्ष्य मिले, तो क्या है? वो जीवाश्म है। और ये सबसे पहले कहाँ मिला मानव का? नर्मदा नदी घाटी में। अभी हमने ऊपर देखा, ये सब कक्षा 6 की एनसीईआरटी से आया है भाई। ठीक, बहुत ईजी है। और ये कहाँ पूछा गया? बीपीएस से, बिहार पीसीएस में पूछा गया। ठीक, देखो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था? गेहूं का, चावल का, जौ का, या बाजरा का? ये भी भाई क्लास 6 की एनसीईआरटी से। सोचो कक्षा 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक, इससे प्रश्न बने हैं पीसीएस में। कह रहा है मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग किया था? बताओ। जौ का प्रयोग किया था मेरे भाई, जौ का। हम जब उसमें देखेंगे एनसीईआरटी में तो उसमें बताया गया है कि सबसे पहले जौ और गेहूं का जो उत्पादन है कहाँ किया गया था। जैसे ये मान लो ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की इधर सुलेमान पहाड़ियाँ हैं। ठीक, यहाँ पर किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, यहीं पर जौ और गेहूं की खेती शुरू कर दी गई थी। समझे? और ये सारी चीज़ें हमने बताया है। अपने भारत में भी विंध्य के उत्तर में कृषि होना शुरू हो गया था, चावल, धान, इन सब की खेती शुरू हो गई थी। ठीक है, देखो आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया जाता था। जो शुरुआती मानव समाज थे उसमें 8 खाद्य अनाज थे। वो कौन कौन से उत्पादन करते थे? जौ उत्पादन करते थे, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, राई, जई, इसका उत्पादन करते थे। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। अनाज कैसे थे? पहले ये सब गेहूँ ये सब ना एक जंगली किस्म के पौधे के रूप में जंगलों में हुआ करते थे। इनके बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाना शुरू कर दिया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले जौ 8000 ईसा पूर्व में, 8000 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के 8000, ईसा मसीह के जन्म के 8000 पहले आसपास मृत सागर, अभी जब मैं मैप पढ़ाऊंगा तो आपको मृत सागर पढ़ाऊंगा। और ईरान के मध्य अभी मैंने जो बताया ना, यहाँ ये ईरान का ही ईरान, ये पाकिस्तान है, इसके बगल में ये ईरान ही तो है। इसमें पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। यानी कह रहा है मृत सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया जाने लगा, और धीरे से यहीं पर फिर गेहूं भी उगाया जाने लगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका मैं अरे यार दिख ही जाता है ऑप्शन। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप में पूछ रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। यानी ये देखो ऑप्शन है कोल्डी हवा, लहुरा देव,
मेहरगढ़ और टोकवा। बताइए जल्दी से, आप बताइए, क्या देख ही लिया है आपने? ऑप्शन नंबर बी लहुरा देव, है ना। लहुरा देव में भारतीय उपमहाद्वीप का कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इसके बारे में चलो हम पढ़ लेते हैं। पढ़ें क्या? आपको सीधा सीधा ऑप्शन बताते हैं ताकि आप खटाखट इन सब चीज़ों को जानने लग जाओ। ठीक, बस इतना बता दें कि जो ये लहुरा देव है ये कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर जिले में पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य मिलना शुरू हो गए थे। ठीक, चलो आगे आते हैं। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? अब देखो, इसमें लहुरा देव तो है नहीं, तो इसमें क्या है? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, कोल्डी हवा, मेहरगढ़। इसमें से बताओ, तो इसमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेहरगढ़ से। ठीक, मेहरगढ़ क्यों? इसमें देखो, ऊपर पढ़ो अच्छे से, ये जो लिखा था ना, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है वो उत्तर प्रदेश का जो संत कबीर नगर है उसमें स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से जो 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके? चावल के। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पहले भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि वाला जो स्थल है वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ यानी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। कह रहा है कि जो चावल उगाए थे, चावल वो उगाए थे हमने लहुरा देव में सबसे पहले, इसके साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अन्न की बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम कृषि कहाँ हुई है, फार्मिंग कहाँ हुई है, तो वो कहाँ है? मेहरगढ़ में हुई है। ठीक, यहाँ से मेहरगढ़ कहाँ है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? कोल्डी हवा में मिला। कोल्डी हवा जो कि इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। ठीक, और यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल की भूसी। ये कहाँ पर? ये भारत में। ठीक है, और बाकी वही बात है जो हमने आपको बता रखा है। ठीक, चलो आगे आते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न में। चलो 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 जल्दी आओ, जल्दी, कम ऑन। ये हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलने? चलो बताओ। भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, अभी मैंने आपको पूरी गाथा समझाई। ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़ या मुंडीगाग। जल्दी बताइए भाई। अभी ऊपर बताया कि इसका कहाँ मिला? मेहरगढ़ में, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। और इसमें क्या हुआ था? इसमें सबसे पहले यहाँ पर गेहूं के साक्ष्य मिले। अभी हमने ऊपर बताया ना सारी गाथा। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। नवपाषाण युग में, ये नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र क्या है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये वाला रीजन हुआ यहाँ। ठीक, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अनुपूरक के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? कृषि के अनुपूरक के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए कहाँ मिलेंगे? आपको भारतीय उपमहाद्वीप का बताना है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का, इधर का बताना है। ऑप्शन है मुंडीगाग, मेहरगढ़, दच्च, सताद, बालाकोट या अमरी। बताइए जल्दी से भैया। अभी हमने बताया कि जो कृषि के जो सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिले? बलूचिस्तान में, मेहरगढ़ में मिला कि नहीं मिला? तो काहे भूल लो बार बार हैं, मारे कहाँ से होगा? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पशुपालन और कृषि। कृषि आया प्राचीनतम साक्ष्य, अभी हमने बताया, क्या बताया? मेहरगढ़। बस फिर काहे परेशान हो? उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। एक बात बताओ, अगर आप कृषि कर रहे हो तो ऐसे कृषि करोगे क्या कि ये इस खेत में बीजारोपण कर दिया, बीज डाल दिए और चलो हम लोग चलते हैं 10 किलोमीटर दूर किसी गांव में रहने लगें, फिर वहाँ से कहीं और चले जाएं? नहीं ना। जहाँ कृषि करोगे तो वहाँ क्या होगा? स्थायी जीवन होगा कि नहीं होगा? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? मेहरगढ़ में मिला। तो भाई जब कोई कृषि कर रहा है तो वहाँ परमानेंट रहेगा भी तो, यानी स्थायी जीवन के भी तो प्रमाण वहीं मिलना शुरू होंगे। तो प्राचीनतम यानी सबसे पुराने स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिले? मेहरगढ़ में मिला भाई। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस स्थानों में से
मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। मध्य पाषाण काल की बात कर रहा है, मध्य पाषाण काल में तो पशुपालन शुरू हुआ था। ऑप्शन है आपका ओदे, बोरी, बागोर और लेखैया। जल्दी बताइए, सबसे मध्य पाषाण काल में या सबसे पहले पशुपालन के, जानवरों को पालने के प्रमाण कहाँ मिलने लग गए थे? ये देखिए, ये सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले थे बागोर में। बागोर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पास आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। यह अभी हमने आपको ऊपर वाले प्रश्नों में इसको हल भी कराया था। ठीक, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहते हैं? चालकोलिथिक, चालकोलिथिक, देख रहे हो कितना मजेदार शब्द है। किसको कहते हैं चालकोलिथिक? ये कहते हैं आपके ताम्रपाषाण युग को भैया। ये देखो ऑप्शन नंबर सी, ये बीपीएससी में पूछा गया, बिहार पीसीएस में। ये ताम्रपाषाण युग का एक नाम चालकोलिथिक युग भी है। ये एग्जाम्स में आता है और देखो आया भी है, तो इसको नोट डाउन कर लो भैया। अगला पूछता है आहड़, जो पूरा खोल लो, नीचे नहीं है। अच्छा चलो, हाँ ठीक है। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ सभ्यता क्या है? आहड़, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। क्या आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे? वे लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये आपको पूछ रहा है, क्या वे लोग चावल से परिचित? अभी आहड़ सभ्यता क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। धातु का काम, चलो पहले मैं बता ही देता हूँ, लेकिन उसका ऑप्शन खुल जाएगा फिर, अभी रहने दो। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। मतलब वो लोग धातु के काम करते थे, धातुओं को गलाना, उससे कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स बनाना। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर समान सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। ये आप बताओ क्या सही है? 1, 3 और 4 सही है? 1, 3 और 4 ये तीनों सही हैं, या 1 और 2 सही है? यानी आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे और वे लोग चावल से परिचित नहीं थे, या 1, 2 और 3 सही है? मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं ताकि आप अच्छे से देख भी लो। या 1, 2 और 3 सही है, या कह रहा है कि 3 और 4 सही है? क्या सही है जल्दी से देखो, ये पूछा गया है, देख रहे हो, ये पूछा गया है भाई 2021 में। इस प्रश्न का जल्दी से जवाब दो। आहड़ सभ्यता के बारे में पूछा गया है, इसका सही जवाब है, इसको मैं पढ़ के ही पूरा बताता हूँ पहले। आहड़ जो सभ्यता थी, आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यानी कि ये देखो, ये गुजरात वाला रीजन, इसके ऊपर ये राजस्थान, ठीक, ये मान लो राजस्थान, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी कि इधर साइड। आप जब देखोगे कि जो मध्य प्रदेश की तरफ वाला रीजन है, तो इधर कोने में नीचे साइड दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति यानी कि ये यहाँ के जो लोग थे तांबे की चीज़ें यूज़ करते थे। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक और पशुपालक थे। वे गेहूं तथा चावल से परिचित थे, जानते थे गेहूं और चावल क्या है। आहड़ का एक अन्य नाम है ताम्बवती। क्या अन्य नाम है? ताम्बवती यानी तांबा वाला स्थान, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुत आयत में पाया जाता था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाते थे और उनसे मनचाही वस्तुएं तैयार कर लेते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांडों की प्राप्ति हुई है। ये बर्तन जरूर याद रखा करो कि कैसे बर्तन कहाँ मिले, क्योंकि ये प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में बहुत। तो यहाँ पर कैसे मिले? काले लाल रंग के मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई थी। ठीक, अब इसका आंसर दे दो आहड़ संस्कृति के बारे में। ये कहता है कि क्या है, आहड़वासी क्या तांबा गलाना जानते थे? हाँ, क्योंकि इसका एक नाम ताम्बवती भी था। क्या वे लोग चावल से परिचित नहीं थे? तो भैया ये तो बात बहुत ही खतरनाक तुमने कही थी। ठीक, कि हमने नीचे पढ़ा कि वो लोग ये गेहूं और चावल से परिचित थे, तो कैसे कह सकते हो कि परिचित नहीं थे? तो ये हो गया आपका गलत। ठीक, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, धातु का काम। तो क्या यह सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि धातु को गला करके मनचाही चीज़ें बनाते थे। यहाँ से काले लाल रंग के क्या मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन पर सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृति की है? हाँ भैया बिल्कुल सही है। तो 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है। ठीक, थोड़ा समय दे दिया करो चीज़ों को, लेकिन अच्छे से समझ के जाया करो। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से
पाषाण संस्कृति से लेकर के, यानी कि जो पाषाण संस्कृति थी जहाँ पत्थर की चीज़ें होती थी, हड़प्पा सभ्यता तक जहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यता आ गई, यहाँ तक सांस्कृतिक अवशेष कहाँ तक प्राप्त हुए। मतलब कोई ऐसा ये शहर है, आहड़, मेहरगढ़, कोटदीजी या कालीबंगा, इसमें से एक कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जो पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा तक के सारे सबूत मिले हैं। तो कौन सी ऐसी जगह है? तो ये आका है मेहरगढ़। ठीक, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान, अभी हमने पढ़ा, पाकिस्तान का बलूचिस्तान। चलो आगे आ जाते हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली। ठीक है, ये तो को भाई पूछा जा चुका है, और ऐसा नहीं कि मैं खुद से उठा के प्रश्न रख रहा हूँ, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। HD सांकलिया साहब ने किया था नवदा टोली का। नवदा टोली के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाण ग्राम स्थल है। ताम्रपाषाण यानी कि जब तांबा था, जब लोहा की खोज नहीं हुई थी, जिसकी तिथि है 1600 से 1300 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक, नवदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किसने किया? HD सांकलिया ने किया। ठीक, नवदा टोली किस राज्य में? अभी हमने क्या पढ़ा, किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। मार दो आंसर, टिक करो। लीक हो गया ना पेपर ये वाला है। कह रहा है कि वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहत पाषाण, ठीक है। वृहत पाषाण क्या है? हमने आपको NCERT कक्षा 6 की पुस्तक में पढ़ाया है, क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक में पढ़ाया है, और ये इसकी सारी क्लासेस आपकी इसी चैनल में पढ़ी हुई है, अभी जाकर देखो। इसमें हमने बताया है कि महापाषाणिक स्थल क्या होते थे। महापाषाण यानी महा मतलब बड़े, पाषाण मतलब पत्थर के, यानी ऐसी ये संस्कृति थी जहाँ पर लोग जब मर जाते थे या जिनकी डेथ हो जाती थी, इनको जब गाड़ा जाता था तो इनकी कब्र पे बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे। ठीक, यही पूछ रहा है कि उनके स्मारकों की पहचान की गई है। कैसे की गई है? सन्यासियों की गुफाओं के रूप में नहीं, मंदिर के रूप में नहीं, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। हाँ बिल्कुल सत्य। ठीक, तो इसके बारे में जाओ और अभी वो क्लासेस पढ़ो भाई, ये बहुत ज़रूरी है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को शिलाखंड पाषाण चिन्हों से घेरते थे, जिन्हें वृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जानते हैं। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि शिष्ट समाधि, पिट सर्कल, ये क्या है? इनको दफनाने के तरीके, केर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुल स्टोन, कंकड़ाएँ, मेनहिरा, ये सब क्या होते हैं? ये सब आप जाइए और उसको अच्छे से पढ़िए, अपने ही चैनल में सब कुछ पढ़ा हुआ है। NCERT क्लास के जो 6 से शुरू करिए, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला। आपके ऑप्शन नंबर हैं बुर्जहोम, संगनकुल्लू, कोल्डी हवा और ब्रह्मगिरी। ये है 7 करोड़। ये है 7 करोड़ का प्रश्न। अभी उत्तर दीजिए और पाइए 7 करोड़ का इनाम। बताइए, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुर्जहोम, संगनकल्लू, कोल्डी हवा या ब्रह्मगिरी? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टाइम अप। आपका आंसर है ये, आंसर नंबर बी, संगनकुल्लू। ठीक, आगे आ जाओ। संगनकुल्लू कहाँ है भाई? संगनकुल्लू कर्नाटक के मैसूर के पास है, बेल्लारी जनपद में, बेल्लारी जिले में। ये संगनकुल्लू नाम का एक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है। नवपाषाण, पाषाण काल 3 भागों में बांटा था ना, जो सबसे नया वाला था नवपाषाण, वहाँ से मिला है संगनकुल्लू। कल्लू जी, राख के टीले प्राप्त हुए हैं, राख के टीले। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका, ये भीमबेटका भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो कोई मध्य प्रदेश PCS में पूछा गया है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं या सोन नदी का उद्गम स्थल? किसके लिए? ये आपको बहुत ही, ये तो कंठस्थ कर लेना, सोने में भी कोई पूछ लेना तो बताना। गुफाओं के शैलचित्र। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये एक प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला है। इन गुफाओं में जीवन के विविध पक्षों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें शिकार, संघर्ष, नृत्य आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है।
जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक है भाई साहब, प्राग ऐतिहासिक सबसे शुरुआती मान लो, ठीक। निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने बताया ये रहा, ये कौन सा? भीमबेटका। और ये देखो पूछा गया है भाई, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक। आगे आ जाओ। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, मध्य प्रदेश के कहाँ? सिंगरौली में, अब्दुल्लागंज रायसेन, ठीक है। आगे आ जाओ, क्या पूछ रहा है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं भैया? देखो ऊपर अभी हमने क्या पढ़ा, भीमबेटका जो कि प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्र यहाँ पर मिले हैं, और इसके बारे में यहाँ देखो अभी हम पढ़ करके आए हैं कि ये मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में है। कहाँ पर है? रायसेन ज़िले में। और वही तो यहाँ पर बताना है भैया, रायसेन ज़िला, अब्दुल्लागंज। इसमें कोई बड़ा कोई वो थोड़ी ना है, टेक्निकल काम है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र मिले हैं? कौन सा ऐसा शिलाश्रय है यानी गुफा टाइप है जहाँ से सर्वाधिक चित्र मिले हैं? हम अभी पढ़ के आए भीमबेटका भाई, भीमबेटका इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद ही कोई एग्ज़ाम हो जहाँ पर इसके बारे में पूछा ना गया हो। इसको तो गांठ बांध लो अपने दिमाग में इसका। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? मतलब कौन ऐसा है पुरातत्ववेत्ता जिसने इस गुफा को खोजा और बताया कि ये तो प्राग ऐतिहासिक महत्व की हैं, इनकी जो भी चित्र हैं? माधव स्वरूप वत्स जी ने, HD सांकलिया जी ने, VS वाकड़कर जी ने, या VN मिश्र जी ने? बताओ। तो इसको भी भैया गांठ बांध लो कि जो वाकड़कर जी हैं, वाकड़कर, ठीक है, जो कड़कड़ में है वाकड़कर, उन्होंने भीमबेटका के चित्रों को सबसे पहले क्या किया था? देखा था, ठीक। इसकी खोज 1957 में VS वाकड़कर जी ने की थी। और ये यूनेस्को की साइट भी है, विरासत सूची में शामिल है, ठीक है। भीमबेटका किसने खोजा था? अभी बताओ, अभी पूरी गाथा बता करके आ रहे हैं। किसने खोजा था? वाकड़कर जी ने। कब? 1957 में, ठीक। और ये देखो MPPCS में पूछा गया। तो भीमबेटका को एकदम कंठस्थ कर लो भाई। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ है। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है। हस्तिनापुर में कहाँ हुआ है? हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नौ में, या लाल किले में? गैरिक मृदभांड पात्र, इसके बारे में देखो। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांडों के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड संस्कृति यानी OCP कहा गया है। यानी गंगा यमुना दोआब की जो सांस्कृतिक परंपरा है संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों के नमूनों के कारण गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया है। BB लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सबसे पहले गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं पर इसका नामकरण हुआ। तो इसका उत्तर क्या हो गया? हस्तिनापुर, ठीक हो गया। चलो आते हैं आगे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के जो लोग थे मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख के दफनाते थे? भाई ये देखो, ये भी हमने NCERT में पढ़ा हुआ है। आप शुरू करो कक्षा 6 से NCERT शुरू पढ़ना। और ये कक्षा 6 के NCERT में मैंने आपको बताया है, अच्छे से हल्के में मत लिया करो कक्षा 6 के NCERT को। बहुत देखो भाई, UPPCS का सवाल ले आया वहाँ से कि ताम्रपाषाण काल में जो महाराष्ट्र के लोग थे मृतकों को घर के फर्श के नीचे कैसे रख कर दफनाते थे? तो वो दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक। ऑप्शन नंबर A। महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है जिसको जोरवे संस्कृति भी कहते हैं, उसके नेवासा, सेमगांव, कोटे, चंदोली, इनामगांव आदि पुरा स्थलों से घरों में बच्चों को अर्ध कलशों में रख करके उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। घर में ही कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? यानी कि मानव इसकी मृत्यु हुई, इसके साथ साथ कुत्ता भी दफना दिया गया, ठीक।
कुत्ता भी सोच रहा होगा मेरी क्या गलती थी साहब। कहाँ से मिला है? ब्रह्मगिरी से, बुर्ज होम से, चिरान से या मार्को से? जल्दी बताओ। ये मिला है भैया बुर्ज होम से, ठीक है। बुर्ज होम कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर के पास। ये देखो लिखा भी है। उसके निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाण कालिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तवास भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। आते हैं अगला। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? अभी हमने बताया आपको, श्रीनगर के पास उत्तर पश्चिम में, ठीक। ये नवपाषाण कालिक अवस्था में मिला है। ये गर्तवास यानी गड्ढे वाले घर भी यहाँ की एक विशेषता है, ठीक। बुर्ज होम, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है गर्त आवास, इसको 5, 6 स्टार, 7, 8 स्टार मान लियो और बिल्कुल रट लेना। गर्त आवास, बुर्ज होम कहाँ? जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब देखो कुछ मिलान करवाना चाहते हैं साहब कि एक तरफ दिया है जगह, एक तरफ दिया है कि वो क्यों प्रसिद्ध है। बुर्ज होम किस लिए प्रसिद्ध है? ये देखो बुर्ज होम, ये क्यों प्रसिद्ध है बताओ जल्दी भैया। देखो बुर्ज होम, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि बुर्ज होम के लिए कुत्ते को साथ में दफनाया गया, गड्ढे के नीचे घर में मतलब गड्ढे बनाकर घर होते थे। तो कह रहा है कि क्या बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? बताइए सही है या गलत है? तो भैया सीधा सीधा गलत है, ठीक। आगे आ जाओ। कह रहा है कि जो चंद्रकेतुगढ़ है किस लिए प्रसिद्ध है? क्या ये टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है? नहीं भैया, बिल्कुल गलत है, ठीक। गलत है कि नहीं गलत है? अगर मैं इसको बोल दूं कि नहीं गलत है, सोचो, 2 मिनट का समय दे रहा हूं भाई। अब तुमने यहाँ कर दी गलती, ठीक है। मेरी बातों में मत आओ, अपना दिमाग लगाओ। जो चंद्रकेतुगढ़ है वो जो मुख्यतया आप ये मान लो कि चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए ही प्रसिद्ध है। देखो दिया ना। और जो गणेश्वर है ये ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि 2 और 3 दोनों सही हैं। बुर्ज होम वाला केवल गलत था, ठीक। इसके बारे में चलो पढ़ लेते हैं। जो बुर्ज होम है ये नवपाषाण काल के पुरास्थल है, जम्मू कश्मीर के पास है, ठीक है। इस पुरास्थल की खोज कब हुई थी? 1935 में की थी। किसने की थी? डी टेरा और पीटरसन ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि किसने की थी? टेरा और पीटरसन ने। कब? 1935 में। 1935 में की थी डी टेरा और पीटरसन ने। किसकी खोज की थी? नवपाषाण कालिक स्थल जम्मू कश्मीर में जो है बुर्ज होम, ठीक। इस पुरास्थल से गर्तवासों के साक्ष्य मिले हैं। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल, जो चंद्रकेतुगढ़ है जहाँ का टेराकोटा बताया, ये बंगाल प्रांत में स्थित है। एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण मिले हैं। चंद्रकेतुगढ़ से क्या मिला है? टेराकोटा कला के कई उदाहरण मिले हैं। यह विद्याधरी नदी के किनारे पर स्थित है। और चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक। गणेश्वर की बात करते हैं। गणेश्वर राजस्थान में है और ये प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज किसने की थी? राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था रत्नचंद्र अग्रवाल, उन्होंने की थी। इस पुरास्थल के में से दोहरी पेंचदार शिवरैली, ताम्रवाड़ाग्र, ठीक, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हुए हैं, ठीक। तो यह गणेश्वर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में तो गणेश्वर किस लिए फेमस है? गणेश्वर में हमने बताया कि जो गणेश्वर है यहाँ पर क्या मिली है? तांबे की कलाकृतियाँ मिली हैं। केतुगढ़ जो कि है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर क्या मिला है? टेराकोटा यहाँ का फेमस था, ठीक। आगे आ जाते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र आपका ये भारत का मैप, ठीक। और विंध्य जो कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के पास पड़ती, ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। यहाँ के किस शिलाश्रय से, किस शिलाश्रय यानी कि मान लो गुफा से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले हैं? बताओ। मोरहना पहाड़, घगरिया, बगही खोर या लेखैया? ये देखो यूपी पीसीएस में आ चुका है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है आपका डी यानी कि जो लेखैया है यहाँ से सबसे ज़्यादा मानव के कंकाल मिले हैं, ठीक।
डॉक्टर जी.एन. पांडे जी की एक पुस्तक थी पुरातत्व विमर्श। इसके अनुसार जो विंध्य क्षेत्र के लेखैया क्षेत्र है, लेखैया का शिलाश्रय संख्या 1, यहाँ से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, 1 2 नहीं 17, जिसमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवशेषों में प्राप्त हुए, यानी कि अधिकांश सब नष्ट हो गए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लूकस के अनुसार लेखैया में कुछ 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। ये कहते हैं 17, ये कहते हैं 27, ठीक है। तो ये कहाँ है? विंध्य क्षेत्र में। क्यों फेमस है? सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा। अगला देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन कहता है विंध्य क्षेत्र के जो पाषाण युगीन लोग हैं उन्होंने नूतन मूलत काल में के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था, यानी गंगा घाटी की ओर चलना शुरू हो गए थे। कब? पाषाण युग के लोगों ने नूतन मूलत काल में, ठीक। कारण कहता है क्यों चलना शुरू कर दिया था? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रही थी और उसके कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, यानी सूखा पड़ने लग गया था। अब क्या दोनों सही है? आर ए की सही व्याख्या करता है, या दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता? ए सही है परंतु ए गलत है, आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखो भैया, लो ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है। इसको अच्छे से पढ़ो। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय की खुदाई के बाद ये अवधारणा दी थी, यानी ये बात बताई थी कि जो नूतन मूलत काल है उसके अंत में सूखे के कारण, यानी सूखा पड़ने लगा था, जिसके कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी होने लग गई थी, यानी कृषि अच्छे से नहीं हो पा रही थी। लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश की ओर आना शुरू कर दिया था, ठीक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? यानी कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ये किसके तहत किसके अंडर काम करता है? कौन से मंत्रालय के? संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या मानव संसाधन मंत्रालय? बताओ। ये झारखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे है ये शुरू किया गया, इसके फादर कौन है? सबसे पहले इसने किसने शुरू किया? तो भाई ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे अंग्रेज़, इन्होंने ही इसको शुरू किया था। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे ये 1814 से 1893 के समय इनका जीवन रहा और ये एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किए गए थे। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या चेन्नई? बताइए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? यह मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है आपका भोपाल में, ठीक। भोपाल है, भोपाल यानी कहाँ? मध्य प्रदेश, ठीक। क्या है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो था इसका नाम अब बदला जा चुका है, इसका नाम हो चुका है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। यह भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत ये एक स्वायत्त शासी, यानी कि एक तरीके से अपना निर्णय खुद ले लेती है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो चलो हमने आज इसके 42 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, 42, ठीक। आगे हम ऐसे और भी क्वेश्चंस यानी PYQs करेंगे। इसके साथ हम बने रहिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ इसको भेजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और प्लीज़ मैं एक चीज़ कहूँगा कि इस पर जो भी प्लेलिस्ट पड़ी है ना NCERT, ये ज़रूर देखिए। आगे आके और भी चीज़ें आएंगी आपके इस चैनल में, और भी सब्जेक्ट आएंगे, तो हमसे जुड़िए और हमसे जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए। जैसा लगा हो क्लास आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और तब तक के लिए ख्याल रखिए। अगला वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।